पहले हम मानते थे कि समय हर जगह एक ही रफ्तार से चलता है। जिस दर से समय हमारी पृथ्वी पर बीत रहा है, किसी और ग्रह या फिर ब्रह्मांड के किसी छोर में समय उसी रफ्तार से बीतता है। लेकिन जब आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो हमारा समय को देखने का नज़रिया ही बदल गया। आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार जो बॉडीज जितना ज़्यादा तेज मूव करती हैं, समय की रफ्तार और उसकी चाल उस बॉडी के लिए उतनी ही धीमी हो जाती है। इसको समझाने के लिए हम लोग ज़्यादातर ट्विन पैराडॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें दो भाई होते हैं। एक भाई पृथ्वी पर रहता है, वहीं दूसरी ओर दूसरा भाई स्पेसशिप में यात्रा करता है। तो जब दूसरा भाई स्पेस में यात्रा करके पृथ्वी पर वापस लौटता है तो वह देखता है कि पृथ्वी पर मौजूद उसके भाई की उम्र उसकी उम्र के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई है। इससे होता यह है कि पृथ्वी पर मौजूद भाई बूढ़ा हो जाता है, बल्कि स्पेस में यात्रा करता हुआ उसका भाई जवान ही रहता है। तो यहाँ पर आखिर हुआ क्या है? यहाँ पर टाइम का डायलेशन हुआ है। स्पेसशिप काफ़ी तेज़ रफ्तार से मूव करती है, उसके लिए समय धीमा हो जाता है। तो यह तो बात थी टाइम डायलेशन की डायरेक्ट रिजल्ट की कि चलती हुई बॉडीज़ के लिए समय धीमा हो जाता है। लेकिन क्या हम उसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं? जी हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए आज हम काफ़ी आसान तरीके से टाइम डायलेशन को प्रूव करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिए। सबसे पहले हमको यह मानना होगा कि चलती हुई घड़ियाँ हमेशा स्लो चलती हैं, यानी कि मूविंग क्लॉक्स रन स्लो। टाइम डायलेशन को हम दो तरीके से प्रूव करेंगे। पहला आसान तरीका उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक रिलेटिविटी नहीं पढ़ी है, और दूसरा तरीका जो कि दिखने में तो आसान है लेकिन उसके लिए आपको रिलेटिविटी की नॉलेज होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती हैं, इन सब चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रिलेटिविटी में अगर कोई भी चीज़ हो रही है तो हम उसको इवेंट बोलेंगे। हम उसको क्या बोलेंगे? इवेंट। जैसे अगर आप बैठे हुए हैं तो वह भी एक इवेंट है। अगर आपने चलना शुरू किया तो वह भी एक इवेंट है। आपने किसी बंदूक से गोली फायर की तो वह भी एक इवेंट है। स्पेसशिप रुका हुआ है, वह भी एक इवेंट है। और स्पेसशिप मूव कर रहा है तो वह भी एक इवेंट है। तो यह थी इवेंट की बात। इवेंट के बाद हमको समझना होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति के लिए आप रुके हुए हो, लेकिन प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ व्यक्ति आपको प्लेटफॉर्म से देखता है तो उसके लिए आप मोशन में हो। तो आप रेस्ट में हो या फिर मोशन में? दरअसल यह डिपेंड करता है कि देखने का नज़रिया क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो यह थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात। अब हम अपनी डेरिवेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको एक थॉट एक्सपेरिमेंट से प्रूव करेंगे। हम एक इमेजिनरी रूम लेते हैं, हम एक इमेजिनरी कमरा लेते हैं जो कि स्पेस में है, और इस रूम की लंबाई L है। रूम के अंदर दो मिरर यानी कि दो आईने रखे हुए हैं, M1 और M2। जो मिरर M1 है वह रूम की फ्लोर पर है, वहीं M2 मिरर कमरे की छत पर है। M1 मिरर में एक लाइट का सोर्स है जो लाइट की पल्स को M2 पर फायर करता है। तो अब हम एक फ्रेम इमेजिन करते हैं और यह फ्रेम है S फ्रेम। यह फ्रेम रुकी हुई है, यानी कि हम बात कर रहे हैं जब यह रूम स्पेस में रुका हुआ है। हम एक लाइट की रे को फायर करते हैं, वह M1 से चलकर M2 पर जाती है और M2 पर पहुंचकर रिफ्लेक्शन के कारण वापस M1 पर आती है। तो यहाँ पर दो इवेंट हुए। पहला इवेंट लाइट की पल्स M1 से ट्रेवल करती है और दूसरा इवेंट M2 से टकराने के बाद लाइट वापस M1 पर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो इवेंट हुए। अब हमको इन दोनों इवेंट के बीच का टाइम इंटरवल निकालना होगा, यानी कि लाइट को M1 से चलकर वापस M1 तक आने में कितना समय लगा। तो बचपन में हमने 6th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, इससे हम टाइम फाइंड करेंगे। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप बताइए कि लाइट को M1 से चलकर वापस M1 तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हमको मालूम है कमरे की लंबाई रूम की लेंथ L है, तो M1 से चलकर वापस M1 तक आने में उसने 2L डिस्टेंस कवर किया। और स्पीड ऑफ लाइट हमको पता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर टाइम की कैलकुलेशन कितनी हुई? टाइम इक्वल टू 2L/c, और इसको हम डेल्टा T से डिनोट करते हैं। तो S फ्रेम में टाइम की इक्वेशन क्या निकल कर आई? डेल्टा T इक्वल टू 2L/c। अब हम क्या करेंगे, हम एक दूसरी फ्रेम लेंगे, S' फ्रेम, जिसमें यह रूम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है।
जब हम रूम के अंदर से देखते हैं तो लाइट M1 से चलकर वापस M1 तक पहुंचती है। यह बिल्कुल सेम सिचुएशन है जैसा हमने एस फ्रेम में देखा था। लेकिन जब हम रूम के बाहर से देखते हैं, एस डैश फ्रेम से देखते हैं जिसमें यह रूम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यह जो लाइट की बीम है M1 से चलकर M2 तक पहुंचने में इसका पाथ एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती। आप इसके पाथ को स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लाइट किस तरीके से मूव कर रही है। यहाँ पर दो इवेंट हो रहे हैं। पहला इवेंट लाइट M1 से चलकर M2 तक पहुँच रही है, इसमें लाइट को समय लग रहा है T1। और दूसरा इवेंट लाइट M2 से चलकर M1 मिरर तक पहुंच रही है, इसमें समय लग रहा है T2। तो यह दो इवेंट हुए, इवेंट 1 और इवेंट 2। तो अब आप जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर दो ट्राइंगल दिखेंगे। पहले ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं ABC और दूसरा ट्राइंगल BCD। तो अब हम ट्राइंगल ABC पर फोकस करते हैं। AC इस ट्राइंगल का बेस है, ये बराबर है V इंटू T1 के। इसको हमने कैसे फाइंड किया? इसको हमने स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से फाइंड किया, क्योंकि हमको मालूम है कि यह रूम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और M1 से चलकर M2 तक पहुंचने में लाइट को जो समय लगा वो है T1। तो यहाँ से बेस आया v इंटू T1। अब हम परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं, यानी कि BC बराबर होगा L के, क्योंकि यह इस रूम की लेंथ है जो कि हमको पहले से ही पता है। अब हम इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे, यानी कि AB। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमको AB की वैल्यू मिलती है अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस V इंटू T1 का होल स्क्वायर। लेकिन यह जो AB डिस्टेंस है, अगर हम इसको लाइट के नज़रिए से देखेंगे तो यह जो डिस्टेंस आएगी वह होगी C इंटू T1 के। क्यों? क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वह है C और जो समय लगा वो है T1, इसलिए C इंटू T1 AB की डिस्टेंस होगी। तो जब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हमको मिलता है अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस V T1 का होल स्क्वायर इक्वल टू C इंटू T1। अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, L स्क्वायर प्लस V स्क्वायर T1 स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर T1 स्क्वायर। अब हम T1 के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर हमको T1 की वैल्यू मिलती है L अपॉन अंडर रूट के अंदर C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। यह फाइंड हुई वैल्यू T1 की। अब हम लोग दूसरे ट्राइंगल को लेंगे और बिल्कुल सेम कैलकुलेशन करेंगे। इससे हमको T2 की वैल्यू मिलेगी जो कि होगी L अपॉन अंडर रूट के अंदर C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। अब हम लोग टोटल टाइम इंटरवल कैलकुलेट करेंगे। M1 से चलकर वापस M1 तक आने में लाइट को कितना समय लगा, तो यह होगा T1 प्लस T2 के बराबर। अब जब हम T1 और T2 की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें जो टोटल T की वैल्यू मिलती है वो होती है 2L अपॉन अंडर रूट के अंदर C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में से हम C को कॉमन ले लेते हैं तो हमको वैल्यू मिलेगी T इक्वल टू 2L अपॉन C इंटू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। पहले हमने एस फ्रेम में कैलकुलेट किया था कि डेल्टा T इक्वल टू 2L अपॉन C, तो 2L अपॉन C की जगह हम इस इक्वेशन में डेल्टा T पुट कर देंगे। तो जो हमको फाइनल इक्वेशन मिलेगी वह होगी T इक्वल टू डेल्टा T अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। और यही है टाइम डायलेशन की इक्वेशन। अब आप इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए। यह इक्वेशन हमको यह बताती है अगर कोई भी बॉडी की स्पीड बढ़ती जाए, यानी कि V की वैल्यू इंक्रीज होती जाए, तो उस बॉडी के लिए टाइम उतना ही स्लो होता जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर किसी बॉडी की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, जिससे टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यह था पहला तरीका टाइम डायलेशन की इक्वेशन को निकालने का। अब हम दूसरे तरीके पर आते हैं जिसमें हम लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज़ करेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसको शुरू करने से पहले हमको प्रॉपर टाइम इंटरवल और इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल के बारे में जानना होगा। सबसे पहले प्रॉपर टाइम इंटरवल क्या होता है, तो अगर कोई फ्रेम है जिसमें 2 इवेंट हो रहे हैं और वह दोनों इवेंट एक ही जगह पर हो रहे हैं, तो उन दोनों इवेंट के बीच के टाइम डिफरेंस को हम प्रॉपर टाइम इंटरवल कहते हैं। जैसा हमने पहले एस फ्रेम में देखा था जिसमें वह रूम मूव नहीं हो रहा होता है और उसमें 2 इवेंट होते हैं जिसमें M1 से चलकर लाइट वापस M2 पर आती है, लेकिन रूम की पोजीशन चेंज नहीं होती, यानी कि दोनों इवेंट एक ही जगह पर हो रहे हैं। और इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल में क्या होता है कि अगर कोई भी फ्रेम हो जिसमें 2 इवेंट हो रहे हैं लेकिन वह दोनों इवेंट अलग अलग जगह पर हो रहे हैं, तो उन दोनों इवेंट के बीच के
टाइम इंटरवल को हम इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल बोलेंगे, जैसा हमने अपनी एच डैश फ्रेम में देखा था जिसमें रूम वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था और उसमें 2 इवेंट होते हैं, लेकिन दोनों इवेंट अलग अलग जगहों पर होते हैं। तो उन दोनों इवेंट के बीच के टाइम इंटरवल को हम क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल। तो आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार जो इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल है वह बराबर होता है प्रॉपर टाइम इंटरवल अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 - v² अपॉन c² के, और यह भी टाइम डायलेशन है। अब चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम 2 फ्रेम एज्यूम करते हैं, S और H', जिसमें 2 इवेंट हो रहे हैं, E1 और E2। S फ्रेम में दोनों इवेंट एक ही जगह पर हो रहे हैं, जिसके कोऑर्डिनेट हैं E1 = x1 y1 z1 t1 और E2 है x2 y2 z2 और t2। लेकिन H' फ्रेम में E1 के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1 t1 और E2 के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 z2 t2। अब हम लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अप्लाई करेंगे, हम लोग टाइम की इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने पर हमको क्या मिलेगा? t1 = t1 - xv अपॉन c² अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 - v² अपॉन c², और इसी तरह t2 होगा t2 = t2 - xv अपॉन c² अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 - v² अपॉन c²। अब हम टाइम डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा t2 - t1 = t2 - t1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 - v² अपॉन c², और t2 - t1 क्या है? इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल, और t2 - t1 क्या है? प्रॉपर टाइम इंटरवल। तो फाइनली इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल = प्रॉपर टाइम इंटरवल अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 - v² अपॉन c², और यह है टाइम डायलेशन। तो हमने 2 तरीके से टाइम डायलेशन को प्रूव किया। तो आई होप ये दोनों मेथड आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए